नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं प्रोस्टेट के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा। प्रोस्टेट ये सिर्फ पुरुषों में ही होता है ये ग्रंथ, और हृदय रोग और प्रोस्टेट का कुछ समानताएं है और एक दूसरे पे किस तरीके से ये असर करते हैं इसके बारे में मैं बताऊँ। प्रोस्टेट एक ग्रंथ है जो पुरुषों में पाया जाता है और वो मूत्राशय और मूत्र मार्ग के बीच में होता है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के नेक पे होता है। यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में होता है। ये सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है और कुछ हार्मोनल चेंजेस इसके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से जैसे बुढ़ापा आता है वैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इसमें ग्लैंड ये बढ़ना शुरू होता है। इसे हम बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं, यानी कि प्रोस्टेट का बढ़ना। इससे कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि ये पेशाब करने में ज़ोर लगता है या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। रात को 3 से 4 बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। फिर भी ऐसा लगता है कि पेशाब पूरी तरीके से खुल के नहीं हुआ है, कुछ यूरिन बाकी रह जाता है, लीकेज होती है, कपड़े गीले होते हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के। प्रोस्टेट के सिम्टम्स और हृदय रोग ये दोनों एक दूसरे को किस तरीके से असर करते हैं और इनमें सामान्यता क्या है ये मैं बताता हूँ। दोनों हार्ट अटैक भी ज़्यादातर विंटर में पाया जाता है और वो अर्ली मॉर्निंग यानी कि सवेरे के टाइम पे 5, 6, 7 बजे के आसपास इंसिडेंस हार्ट अटैक का ज़्यादा है। इसी तरीके से प्रोस्टेट में जब एनलार्जमेंट होती है तो यूरिन में जो रुकावट आती है वो भी अर्ली मॉर्निंग में होती है। कई लोगों को पेशाब पास ही नहीं कर पाते हो और खूब ज़्यादा रिटेंशन हो जाता है यूरिन का, ये भी अर्ली मॉर्निंग में ही होता है। सो दोनों में कुछ हद तक एक सामान्यता भी है, दोनों विंटर में होते हैं, दोनों अर्ली मॉर्निंग में होते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड भी है। जैसे कि अगर पेशाब में बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है और अगर मरीज़ को कोई हृदय रोग है तो उसे अंजाइना के सिम्टम्स आ सकते हैं साथ साथ में, और कई बार हार्ट अटैक भी आता है। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि सवेरे कोई मरीज़ उठा, उसे पेशाब में आने में तकलीफ़ हुई, ज़ोर लगाना पड़ा और उसके साथ साथ जब वो पेशाब कर रहा था उसे हार्ट अटैक भी हुआ। तो ये सामान्यता है और इस तरीके से ये एक दूसरे को असर करते हैं। हम जब कभी भी बाईपास सर्जरी करते हैं तो प्रोस्टेट का हरदम हम स्कैन करते हैं मेल पेशेंट्स में कि उनका प्रोस्टेट एनलार्ज है या नहीं। अगर प्रोस्टेट एनलार्ज है तो हमें उनको कैथेटर, जो हम यूरिनरी कैथेटर डालते हैं, उसे हम 8 दिन से ज़्यादा रखना पड़ता है और उसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ भी देनी पड़ती है। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है कि प्रोस्टेट एनलार्ज है कि नहीं ये हमें जानकारी होनी ज़रूरी है बाईपास सर्जरी कर। एनलार्ज प्रोस्टेट यानी कि बड़ा हुआ जो प्रोस्टेट होता है उसके प्रॉब्लम्स क्या करता है, वो कॉम्प्लिकेशन क्या करता है। एनलार्ज प्रोस्टेट के जब होता है तो हमारे ब्लैडर पूरा अच्छी तरह से मूत्राशय खाली नहीं हो पाता, यानी ब्लैडर हमारा एम्प्टी नहीं हो सकता, उसलिए कुछ अमाउंट ऑफ रेसिडुअल यूरिन रह जाता है। नॉर्मली 8 से 10 ml यूरिन रेसिडुअल रह सकता है, लेकिन अगर वो 30, 40, 50 ml हो तो उसे एबनॉर्मल माना जाता है। अगर ये यूरिन ब्लैडर में ही रहता है तो उस समय ब्लैडर में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई लोगों को स्टोन्स भी डेवलप होते हैं क्योंकि यूरिनरी रिटेंशन के कारण होते हैं। कई बार ये प्रोस्टेट इतना एनलार्ज हो जाता है कि इन्फेक्शन के कारण ये इन्फेक्शन किडनी की तरफ भी फैल सकता है और पाइलोनेफ्राइटिस तक की नौबत आ सकती है। इसके साथ साथ बैक प्रेशर इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं यूरेटर और किडनीज़ में। तो इससे बचने के लिए प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की जांचें यानी कि अल्ट्रासाउंड ज़रूर से कर लेना चाहिए अगर आपको प्रोस्टेट के सिम्टम्स है, और अपने यूरोलॉजी से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका अनकंट्रोल अगर डायबिटीज़ है तो इनमें यूरिनरी सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि यूरिन ज़्यादा बनता है और इसके कारण इनका रेसिडुअल यूरिन भी ज़्यादा होता है, और रेसिडुअल यूरिन अगर ज़्यादा है तो उस यूरिन में शुगर होने के कारण इन्फेक्शन बड़ी तेज़ी से इनको लगता है। तो प्रोस्टेट के बढ़ने के साथ साथ कई बार ब्लैडर डिसफंक्शन भी होता है, यानी कि मूत्राशय ठीक से काम नहीं करता, कॉन्ट्रैक्शन उसके ठीक से नहीं होते हैं। ये एजिंग प्रोसेस है, यानी बुढ़ापे के साथ साथ ये भी ब्लैडर डिसफंक्शन भी बढ़ सकता है। हृदय रोग में जो दवाइयाँ कई बार यूज़ होती है उसके कारण पेशाब ज़्यादा बनती है, जैसे कि डायूरेटिक्स कई बार हार्ट फेलियर या हार्ट कमज़ोरी में यूज़ होता है।
डाययूरेटिक्स जब यूज़ करते हैं तो पेशाब ज़्यादा बनती है और प्रोस्टेट के सिम्टम्स एग्जैजरेट यानी कि बढ़ सकते हैं इन दवाइयों के कारण। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जिससे ब्लैडर डिसफंक्शन बढ़ सकता है, तो इसकी भी एक संभावना होती है। इसलिए ये जानकारी ज़रूरी होती है कि आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या नहीं। जिन लोगों में प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है उसके कारण भी ब्लैडर डिसफंक्शन हो सकता है, और जिनको प्रोस्टेट के साथ साथ ब्लैडर डिसफंक्शन की बीमारी भी है उनका प्रोस्टेट के सिम्टम्स और भी बढ़ जाते हैं। इसलिए कुछ दवाइयाँ लेते समय इसका भी ख्याल रखें और डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आपको प्रोस्टेट की भी बीमारी है। साथ साथ प्रोस्टेट के डिस्कशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमित कोटिया जी, जो हमारे सीनियर यूरोलॉजी सर्जन है नारायणा हॉस्पिटल जयपुर में। इनसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा जो हमें गाइड करेंगे प्रोस्टेट के। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कोटिया, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर। कोटिया जी, हमारे यहाँ पे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स है, तो आप एक संक्षिप्त में बता सकते हो कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट क्या है और किस एज में होता है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, इसमें प्रोस्टेट के जो ग्लैंड्स होते हैं छोटे छोटे, वो उनका नंबर भी बढ़ जाता है और साइज़ में भी बढ़ जाते हैं। ये 55 की एज के बाद मुख्यतः देखा जाता है और उसके बाद कॉमन इंसिडेंस है। एनलार्जमेंट लगभग सभी में होता है, किसी को तंग करता है, किसी को नहीं करता। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स बार बार यूरिन आना, यूरिन की धार कमज़ोर होना, पूरा ब्लैडर खाली नहीं होना, रात को जिसके लिए बार बार उठना पड़ता है, जोर भी लगता है, जोर भी लगाना पड़ता है। ये ऐसा माना जाता है कि ये पेशाब के जो सिम्टम्स होते हैं प्रोस्टेट की वजह से ये विंटर में ज़्यादा कॉमन है, तो ये क्या सही है और क्यों होता है? विंटर में ज़्यादा कॉमन इसलिए कि एक तो यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है, तो जिसके थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाते हैं वो सिम्टम्स, और जिसके यूरिन बचता है, रेजिडुअल यूरिन बचता है, तो विंटर में थोड़ा सर्दी की वजह से यूरिनेशन पोस्टपोन करने की वजह से भी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। इनके लिए आपको क्या एडवाइस होगी कि जिससे रात को इनके सिम्टम्स कम रहे, इनको उठना ना पड़े बार बार? रात में एक तो 8 बजे बाद पानी प्यास के हिसाब से लें। पानी पीना, ज़्यादा पीना कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, और जब रात को उठते हैं यूरिनेशन के लिए तो सिर्फ 1 घूंट पानी ही पिएं, ज़्यादा नहीं। 1 घूंट पानी काफ़ी होता है गला तर करने के लिए, और वापस सो जाएं। आजकल इसका इलाज क्या है प्रोस्टेट का? इलाज मेनली तो मेडिकल मैनेजमेंट है। बड़ी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं आजकल, और टाइमली दवाइयाँ शुरू कर दी जाएँ तो ब्लैडर का फंक्शन भी मेंटेन रहता है और प्रोस्टेट का साइज़ भी कम करती हैं दवाइयाँ, तो पेशेंट अवॉइड कर पाता है सर्जरी लाइफ लॉन्ग। तो लगभग कितने परसेंटेज लोगों में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? सर्जरी लगभग 25-30% में ज़रूरत पड़ती है। वो उसके भी कुछ खास इंडिकेशंस भी होते हैं, जैसे पेशाब पूरा रुक गया, प्रोस्टेट ब्लीड कर रहा है, ब्लैडर में स्टोन बन गया, या दवाइयों का अच्छा असर नहीं आ रहा। अब थोड़ी सी हमें आप पीएसए के बारे में जानकारी देंगे और उसका इम्पोर्टेंस क्या है और क्या नॉर्मल लेवल्स होते हैं? पीएसए कराना बहुत ज़रूरी है प्रोस्टेट के और इन्वेस्टिगेशंस के साथ साथ। ये एक बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है। ये मेलिग्नेंसी को रूल आउट कर ले। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जिसके ब्लड में लेवल्स बढ़ जाते हैं जब प्रोस्टेट की मेलिग्नेंसी होती है या इन्फेक्शन होता है, तो साल में 1 बार करा लेना बहुत आवश्यक रहता है, और इसी से फॉलो करते हैं। नॉर्मल लेवल्स 0 to 4 नैनोग्राम्स पर ml, पर एज रिलेटेड अप टू 6 भी हम नॉर्मल मानते हैं इन एज ऑफ 80+। तो कितना हो कि एक संभावना होती है कि इतना हो गया तो कैंसर है, ऐसा कुछ नहीं है? 4 to 10 इज़ ग्रे जोन। उसमें अगर और इन्वेस्टिगेशंस इंडिकेट कर रहे हैं कि कैंसर है या वो हाई रिस्क जोन में है, तब तो बायोप्सी करते हैं। 10 नैनोग्राम पर ml के ऊपर है तब तो वो उसमें बायोप्सी करनी ही होती है। और कैंसर का इलाज भी आजकल तो अच्छे से होता है प्रोस्टेट का? कैंसर का इलाज बिल्कुल, अगर वो प्रोस्टेट में कन्फाइंड है तो अपन उससे निजात भी पा सकते हैं, क्योर हो सकता है वो सर्जरी से या रेडियोथेरेपी से। प्रोस्टेट के बाहर निकला हुआ है, बोन्स में गया हुआ है, तो भी उसमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है विद हार्मोनल ट्रीटमेंट। ओवरऑल प्रोस्टेट का स्लो ग्रोइंग कैंसर है। हाँ, स्लो ग्रोइंग कैंसर है तो प्रोग्नोसिस अच्छा है, हाँ जी, कि पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है।
ठीक है कोटिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं अमित कोटिया जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें कुछ गाइडलाइंस बताया है और कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रोस्टेट हाइजीन के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आपको अगर कोई भी प्रश्न हो प्रोस्टेट से रिलेटेड क्यों ना हो, मुझे आप व्हाट्सएप का मैसेज कर सकते हो और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।